अपने क्लासटिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 क्लास 8 बिहार बोर्ड त्वरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकृति का जो दो रूप है वो है त्वरित यानी तूफान जो आता है, झंझा आता है, और दूसरा है भूकंप। ये दोनों प्रकृति के बहुत ही भयानक दो रूप हैं। तो चलिए आज इसको देखते हैं। आप रोज़ रोज़ की प्राकृतिक परिघटनाओं से परिचित ही हैं, पर कुछ घटनाएं हमारी जीवनचर्या पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कुछ परिघटनाओं जैसे पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इन परिघटनाओं का मानव जीवन, संपदा, प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इनसे बचाव की तकनीकों को सीखा है। इन परिघटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है, जिससे धन जन की हानि को कम किया जा सकता है। अब जो है पहले जैसे कि पवन होता है यानी हवा, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है या हमारे भौतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधनों पर जो इसका प्रभाव पड़ता है, इससे हम लोग कैसे बचेंगे, तो इसका आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं पहले त्वरित के बारे में। आपने पोल यानी कि बिजली के खंभों में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते देखा होगा। जैसा कि घर में कभी कभी ढीले प्लगों को खोलते और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठते देखा होगा, उसी प्रकार क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी या पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिटचिट की आवाज़ सुनी या छोटी छोटी चिंगारी देखी है? क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उसमें सटाकर देखा है? प्रश्न उठता है, आखिर ये कागज़ के टुकड़े सटे क्यों? कपड़े उतारते समय चिंगारी निकली क्यों? आकाश में विशाल स्तर की चिंगारियाँ क्यों दिखती है? त्वरित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। तो जब कभी भी बिजली के खंभा में बिजली के तार जब हिलते डुलते हैं तो उसमें क्या होता है, चमक उत्पन्न होती है और कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है। कभी कभी जो है ढीला प्लग को खोलते और निकालते समय भी उसमें चिंगारी उठता है। कभी कभी हम लोग जब पॉलिस्टर या ऊनी कपड़ा उतारते हैं तो उसमें भी चिट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सब क्या है आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और त्वरित जो है एक विशाल स्तर की चिंगारी है, ठीक है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे और इसे प्रकृति का प्रकोप समझकर अंधविश्वास में भयभीत रहा करते थे। हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत विसर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में जब चिंगारी निकलती थी बिजली के खंभों से वगैरह से, तो इसमें लोग क्या समझते थे कि ये भगवान का जो है प्रकोप है और अंधविश्वास में डरते थे, वो लोग डर के रहते थे। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि रगड़ से मतलब रगड़ से क्या होता है, विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक से दूसरे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो इस प्रवाह को ही विद्युत विसर्जन कहते हैं, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रवाह के कारण ही, विद्युत प्रवाह के कारण ही जो है वो चिंगारी उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी, नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांधी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमीयुक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। यह अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में करक बिजली के कारण ही होता है और वह जमीन पर लाई भी जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो थे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ही बताया कि बादल में जो रगड़ होता है उसके कारण विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है। उसने क्या किया, अपने एक पतंग लिया, उसमें एक नुकीला चालक लगाया और पतंग की डोर क्या की, रेशम की थी। नीचे डोर में क्या किया, वो एक धातु की चाबी बांध दिया और पतंग जब बादल के पास गया तो विद्युत आवेश नमीयुक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आया, ठीक है। और बेंजामिन क्या किया, उस चाबी के पास अपना उंगली ले गया तो उसे झटका लगा और चिंगारी दिखा। तो पहली बार ये साबित हुआ उस टाइम कि आकाश में करक बिजली के कारण होता है और ज़मीन पर वो आया भी जा सकता है। परंतु आपको ये प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। ये वैज्ञानिक थे इसलिए उन्होंने ये प्रयोग किया, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिसके झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग सुधार गए। परंतु इस बलिदान ने त्वरित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। फिर एक वैज्ञानिक थे रूस के रिचमैन, उन्होंने भी इस प्रयोग को लिया कि उस टाइम क्या हुआ, विद्युत आवेश ज़्यादा आया, ठीक है, और उसी टाइम वो स्वर्ग सुधार गए। लेकिन इससे आगे जो है वैज्ञानिकों को इससे और आविष्कार करने में मदद मिला। अब से आगे आवेशन इसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। तो चलिए देखते हैं।
आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाएं, उसे चप्पल भी पहने रहने को कहिए। अब सूखी गमछी अथवा तौलिए से कुर्सी की पीठ को धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आप टेस्टर उसके शरीर में सटाइए। टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। यदि कमरा अंधेरा है तो यह प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास उंगली ले जाएंगे तो नीली आभायुक्त चिंगारी दिखेगी और चिटचिट की आवाज़ भी होगी। आप हल्का झटका भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का आपके शरीर की ओर प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए। इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है। नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी लग सकता है। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथ टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो आपके रोएं या रोम क्यों खड़े हो जाते हैं? अब है क्रियाकलाप 2। इसमें दिया गया है, कुछ वस्तु दिया गया है और पदार्थ को एकत्र करना है। उस वस्तु के नाम के सामने अंकित पदार्थ से रगड़ कर आवेशित कीजिए और अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। ठीक है, इसमें क्रियाकलाप करना है। तो चलिए, अब क्रियाकलाप 3 में क्या दिया हुआ है? 2 गुब्बारों को फुलाकर धागे से बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि ये आपस में सटे नहीं, अर्थात इनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखिए। अब इन गुब्बारों को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप देखें, गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। गुब्बारे को जब हम ऊनी कपड़ा से रगड़ कर छोड़ेंगे तो वो एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर हटने लगते हैं। इस क्रिया को बेकार रिफिल पर दो। अब जो रिफिल जो खत्म हो जाता है पेन में, उस पर भी ये क्रियाकलाप दोहराना है। एक कांच की सूखी गिलास लीजिए, उसका उपयोग स्टैंड की तरह करते हुए एक बेकार रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर इसमें रखिए। ध्यान रहे कि रगड़ी हुई रिफिल को हाथ से नहीं छूना है। अब दूसरी रिफिल पॉलीथीन से रगड़कर उसके पास ले जाना है। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। क्या रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है? पुनः एक रिफिल को रगड़कर ग्लास में रखिए और एक बैलून जो रिफिल से अलग पदार्थ की बनी है को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और उसे गिलास में रखे आवेशित रिफिल के पास ले जाइए। क्या आप पाते कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो ये प्रयोग आपको करके देखना है। चलिए, अब इस तीनों जो क्रियाकलाप था उसके अवलोकन, उसको जब हम लोग करते हैं तो अब क्या निष्कर्ष निकलता है? समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। ठीक है, जब हम लोग एक ही पदार्थ से रगड़े थे गुब्बारे को तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, मतलब एक दूसरे से दूर हटा। समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक गुब्बारे और रिफिल ने, मतलब ये दोनों अलग अलग था, और समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित किया। अब हम कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब है क्रियाकलाप 4, ये आप लोग करेंगे। अब है आवेश का स्थानांतरण, मतलब आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है। प्लास्टिक अथवा कांच की चौड़े मुंह वाली पारदर्शी बोतल लीजिए, मतलब वो बोतल लेना है जिसके आर पार दिख सके। मुंह के साइज से थोड़ा बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। अब एक लोहे के पेपर किल को उल्टाकर ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना लीजिए। एक सिरे को गत्ते में घुसाकर बोतल से ऊपर रखिए। दूसरे सिरे में 2 एल्युमिनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंबवत रहे। अब आप पूर्व की भांति बेकार रिफिल को आवेशित कर पेपर क्लिप के गद्दे के ऊपर वाली छोर पर सटाइए। तो इससे क्या होगा कि एल्युमिनियम की पत्ती जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अब आप रेशम के टुकड़े से रगड़ी गई कांच की छड़, रगड़ी गई बैलून आदि को क्लिप के ऊपरी हिस्से से सटाकर परीक्षण कीजिए। क्या हर स्थिति में पत्ती का टुकड़ा एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करता है? आप कह सकते हैं कि आवेशित वस्तुओं से आवेश सुचालक हुक से होकर एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़ों को आवेशित कर रहा है और समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। क्योंकि इसमें समान आवेश था इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। कोई आवेशित वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। कोई वस्तु आवेशित, इसमें आवेश है या नहीं, तो इसको जो हम लोग जांचते हैं उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। सुचालक वस्तु से होकर क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण होता है। अब आप कील के ऊपरी सिरे को अपने हाथ से छूइए। आप देखेंगे कि पत्ती का टुकड़ा अपनी पूर्व अवस्था में चला गया। इसका अर्थ है कि पत्ती के टुकड़ों का आवेश आपके शरीर में आया और वह अनावेशित हो गया। यह आवेश हमारे शरीर से होकर कहाँ चला गया? पृथ्वी में। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भू संपर्कन। मतलब किसी आवेशित वस्तु से जो आवेश को हम लोग पृथ्वी पर भेजते हैं उसे हम लोग भू संपर्कन, मतलब भू से संपर्क कहते हैं। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में भू संपर्कन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तड़ित को जानिए। अब हम लोग तड़ित के बारे में पढ़ेंगे।
पिछली कक्षा में पढ़ा कि तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है, यानी जलवाष्प जो है वह जमकर बादल के रूप में रहता है। हवा से जब इसका रगड़ होता है तो आवेश का पृथक्करण होता है और बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखाई देती हैं, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं बिजली कड़कता है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है और कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। इसे हम तड़ित कहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं, ठीक है। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। अब तड़ित से सुरक्षा, मतलब तड़ित जब होगा तो हम लोग उससे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। तड़ित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। मतलब जब तड़ित आए, बिजली चमके तो हम लोग को खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी बस या कार में यात्रा कर रहे हो तो उसकी खिड़की दरवाजे को बंद करके हमें अंदर ही रहना चाहिए, खुले मैदान में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए। यदि हम बगीचे में हैं तो हमें छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए ताकि बड़े वृक्ष हम पर गिरे नहीं। यदि खेतों में है और वहाँ कुछ वृक्ष हैं तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़ कर बैठना अच्छा है। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभे से दूरी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना बेहतर होगा। झंझा के समय जो होता है, नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसमें करंट आता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से, जब वातावरण शांत हो जाए, तड़ित बंद हो जाए, तभी हम लोगों को बाहर आना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तड़ित चालक, ठीक है। ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति क्या है, तड़ित चालक है। मतलब ऊंची इमारत, चिमनी, भवन और अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सरल और कारगर युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित चालक। आपने आवेशों के भू संकर्पण के बारे में जान लिया है। ये अवधारणा इस युक्ति के निर्माण में सहायक हुई। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। भवन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, छत, वहाँ क्या करते हैं, तांबे का मोटा तार होता है, उसका 3 नुकीली संरचना बनाई जाती है और उस नुकीली संरचना से क्या होता है, तांबे का पत्थर जोड़कर उसे ज़मीन में 3-4 फीट नीचे हम लोग गाड़ देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। इससे भवन, इमारतें आदि तड़ित सुरक्षित हो जाती हैं, ठीक है। जो भवन वगैरह है, इमारत बड़ा उससे तड़ित से, यानी कि बिजली जो कड़कता है उससे होने वाले दुष्प्रभावों से यह भवन को बचाता है, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप क्या है। आपने बादलों की गड़गड़ाहट, झंझा, तड़ित, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, हिमपात आदि प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। उपयुक्त परिघटनाएं मानव सभ्यता को व्यापक हानि पहुंचाती रही हैं। इन सबसे अतिरिक्त भी कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन परिघटनाओं को मौसम संबंधी एवं भूगर्भीय परिघटनाओं में विभाजित कर एक तालिका बनाएं। अब जो है एक तालिका बनाना है, इस तालिका को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चलिए, उपयुक्त परिघटनाओं में कुछ तो मानव सभ्यता के लिए लाभकारी और कुछ अत्यंत विनाशकारी। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से हमने कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की भविष्यवाणी करना सीख लिया है, जिससे हम धनजन की व्यापक हानि से कुछ बचाव कर पाते हैं। विज्ञान जो है अब बहुत सारा जो प्राकृतिक घटना है उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी कर देता है कि अमुक डेट को ये आने वाला है। अक्सर आपने पेपर वगैरह में या रेडियो वगैरह के थ्रू हमें पता चल जाता है कि आज मौसम ख़राब होने वाला है, जिससे क्या होता है, धनजन की हानि कम होती है। पर कुछ ऐसी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनकी भविष्यवाणी अभी तक कर पाना संभव नहीं हो पाया है। इसमें एक परिघटना है भूकंप। लेकिन भूकंप एक ऐसा प्राकृतिक परिघटना है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी अभी तक संभव नहीं है, ठीक है। देखिए, 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप। ये एक विनाशकारी भूकंप का चित्र दिया गया है। इसमें देखिए कितनी जान माल की क्षति हुई है, पूरा भवन गिरा हुआ है। तो जब 1934 में बिहार में भूकंप आया था तो वो बहुत ही विनाशकारी आया था, उसमें बहुत धनजन की क्षति हुई थी। 90 में आया भूकंप, 2001 में आए गुजरात के भूकंप आदि का फोटो जमा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सारे जो भूकंप थे इसमें जान माल की बहुत क्षति, इसमें बहुत विनाश हुआ था। सितंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को आपने महसूस किया होगा। इसकी तीव्रता एवं केंद्र के संबंध में जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए। अब देखिए, भूकंप होता क्या है। भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति पहुंचाती है। ऐसा क्यों?
भूकंप के बारे में कभी कभी हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये जो है पृथ्वी का कंपन यानी पृथ्वी का डोलना अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में कुछ गड़बड़ी होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। अब भूकंप के क्या कारण हैं? भूकंप के संबंध में प्राचीन काल में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, अतः इसके कारण समझने हेतु पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी है। तो भूकंप का कारण जानने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी का अर्थ का स्ट्रक्चर संरचना जानना जरूरी है। ये देखिए, ये भूपरपट्टी यानी पृथ्वी की संरचना दिखाई गई है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की परत जो है टुकड़ों में विभाजित है। पृथ्वी का जो परत है, लेयर है, वो टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपरपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जब प्लेट में रगड़ उत्पन्न होता है तो भूकंप आता है। पृथ्वी के भूपरपट्टी पर कंपन ज्वालामुखी के फटने, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। लेकिन मैक्सिमम भूकंप जो होता है वो जब पृथ्वी का जो प्लेट होता है, लेयर, उसमें जो गति होता है, कंपन होता है, उसके कारण ही ये आता है। जहाँ प्लेटों की सीमाएँ दुर्बल क्षेत्र में होती हैं, ठीक है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। रेडियो या टीवी से घर या मकान खरीदते या बनाते समय भूकंप जोन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। मतलब ये हमें जान लेना चाहिए कि कौन सा पृथ्वी का जो है वो दुर्बल क्षेत्र है, प्लेट। भूकंप जोन से संबंधित भारत का मानचित्र आपकी भूगोल की किताब में दिया गया है। उस मानचित्र में अपने राज्य की स्थिति का पता कीजिए और आप अपने राज्य में आपके जिले की किस स्थिति किस जोन में है इसे भी पता करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ एक तालिका दिया है जिसमें कब भूकंप आया था, किस राज्य में आया था, क्या उसका रिक्टर पैमाना पर क्या क्षति हुआ था, ये एक क्रियाकलाप करने के लिए दिया गया। अब है भारत में आए भूकंप की सूची रिक्टर पैमाने के माप के साथ। यहाँ एक भूकंप मापी का चित्र दिया गया है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि रिक्टर पैमाने पर अधिक माप ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट, जॉन मेल, थुइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थुइंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ये जो है यहाँ दिखाया गया है भूकंप मापी का चित्र, ठीक है, दिया गया है। भूकंप इससे मापा जाता है। पहले जो था भूकंप का मापने की विधि हमें मालूम नहीं थी, लेकिन जब तकनीकी विकास हुआ तो उसमें रॉबर्ट मैलेट, जॉन मेल, थुइंग और ये लोग के सहयोग से जो था भूकंप मापी विकसित किया गया और भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 5 में जो है शिमला, मुंबई और कोलकाता में जो वेधशाला है वहाँ थुइंग भूकंप मापी लगाए गए। ठीक है, इसके बाद अन्य भूकंप प्रारंभ हुआ। अब है भूकंप से बचाव। क्या आपने सोचा है कि गड्ढे वाले जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरों के समीप घर बनाने से क्यों बचा जाता है? भूकंप आने पर इन स्थानों पर बने घर जल्दी गिरते हैं। अब भूकंप रोधी घरों को बनाने की तकनीक भी विकसित हुई है, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके अलावा हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। अब क्या सावधानियां यदि हम घर के अंदर हैं तो हमें क्या करना चाहिए? किसी मजबूत चौकी और पलंग के नीचे झटकों के यानी भूकंप के झटकों के रुके रहने तक छिपे रहना चाहिए। संभव हो तो अपने सर के ऊपर क्या करना चाहिए? तकिया रख लेना चाहिए या ऐसी चीज़ रख लीजिए और घर के कोने में खड़े हो जाइए। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर न गिरे। और यदि हम घर से बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बिजली के खंभों, तार, वृक्ष आदि से दूर खुले स्थान पर लेट जाना चाहिए। घर से बाहर है तो क्या करना चाहिए? भवन या बिजली के तार और वृक्ष से दूर रहना चाहिए और खुले स्थान, जहाँ स्थान खुला है वहाँ हम लोगों को लेट जाना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 2 त्वरित और भूकंप। ठीक है, प्रकृति के 2 भयानक रूप। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।